अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद वकार खान, आई एम अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। आज रूमेटोलॉजी मास्टर क्लास का मॉड्यूल 1 का लेक्चर 1 है और आज यूँ समझ लीजिए कि पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने जब ये प्रोजेक्ट अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि 200 लेक्चर्स रिकॉर्ड करना और एक-एक लेक्चर 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर से भी जो है वो ज़्यादा का हो सकता है। तो ये बहुत ही मुश्किल होगा और हर हफ्ते में 2 लेक्चर देना ये आसान काम नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे जो है रूमेटोलॉजी का गैप है और जो पेशेंट्स हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो इस मुल्क में मेरा मकसद जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का वाज़ेह है और मैंने इस रूमेटोलॉजी मास्टर क्लास को बिल्कुल मुफ़्त इसलिए किया है क्योंकि मेरा मकसद है पाकिस्तान में मरीज़ों को उस मुस्तकिल माज़ूरी से बचाऊँ जो या तो गलत डायग्नोसिस से या लेट डायग्नोसिस की वजह से पैदा होती है। हम रोज़ देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को महज़ जो है वो गाउट या यूरिक एसिड समझकर ट्रीट किया जा रहा होता है, यहाँ तक कि जोड़ टेढ़े हो जाते हैं। इसी तरह जो है सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस या नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ों को बगैर किसी ज़रूरत के डमार्ड्स दे रहे होते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या को जो है ना उसको पट्टों का खिंचाव समझकर या स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स और रेनार्ड्स को जैसे जो है ना पेचीदा जो सिम्पटम्स हैं उनको जल्द की एलर्जी समझकर ट्यूब्स लगा रहे होते हैं। तो इस तरह इन गलतियों का जो खमियाजा है वो मरीज़ भुगत रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के ज़रिए हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है वो रिमोटोलॉजी के जदीद जो इल्म है, जो एडवांसमेंट आ रही है मेडिकल साइंस में, उससे जो है मरीज़ों का अर्ली डायग्नोसिस उससे मुमकिन हो सके और हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। आज लेक्चर 1 में जो है हम इंट्रोडक्शन हम कराएँगे और इसमें हम देखेंगे तो लेक्चर क्या है, इसका जो टॉपिक का जो टाइटल है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू रिमोटोलॉजी, स्कोप एंड रेफरल क्राइटेरिया। रिमोटोलॉजी हम लेक्चर की तरफ अब आते हैं। रिमोटोलॉजी मास्टर क्लास में आपको मैं वेलकम करता हूं। आज हम इस पूरे सफ़र का पहला कदम उठा रहे हैं और इस पहले लेक्चर में हम समझेंगे कि रिमोटोलॉजी दरअसल क्या है, इसका दायरा कार जो है वो कितना वसी है और एक फ़िज़िशियन के लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि किस मरीज़ को कब रिमोटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो फ़िज़िशियन खुद ट्रीट कर सकता है और बहुत सारी फ़िज़िशियन ऐसे हैं जहां अर्ली रेफ़रल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोटोलॉजी को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ जोड़ों की बीमारी नहीं है, गठिया की बीमारी नहीं है, जैसे कि यही समझा जाता है। रिमोटोलॉजी दरअसल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और इम्यून सिस्टम, बेसिकली इम्यून सिस्टम की बीमारियों की एक वो स्पेशलिटी है जो जॉइंट्स, बोन्स को, मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को और कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करती है। इसके साथ-साथ ये सिर्फ़ जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये बीमारियाँ सिर्फ़ जोड़ों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये आपके हार्ट को, ये आपके लंग्स को, आपकी किडनीज़ को, आपके स्किन को ये आपकी आँखों पे असर कर सकती है, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, ये आपकी खून की नालियों की सोज़श करवा सकती है। और यही वजह है कि एक रूमेटोलॉजिस्ट को जो है वो ट्रू इंटर्निस्ट कहते हैं, क्योंकि इसे जिस्म के हर निज़ाम की गहरी समझ होती है। वो सिर्फ़ जो है ना मख़सूस जॉइंट डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं करता, वो हर क्लिनिकल डिज़ीज़ का जो है वो स्पेशलिस्ट होता है। हर कॉम्प्लिकेटेड केस को डील करता है। रिमेटोलॉजी के जब उसके हम कैटेगरीज़ करते हैं, 3 बड़ी कैटेगरीज़ आती हैं। पहली कैटेगरी है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है और रिएक्टिव आर्थराइटिस है। ये क्या हो गई हैं? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है ऑटो इम्यून और कनेक्टिव टिश्यू डिज़ीज़ की। इसमें क्या आएगा? ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस यानी कि एसएलई, जिसे लुपस भी कहा जाता है, वो आ जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत अहम है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, या जिसे स्क्लेरोडर्मा भी जो है ओल्ड टर्म में कहा जाता है। शॉग्रेन सिंड्रोम है और इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ हैं और मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जिसे हम एमसीटीडी भी कहते हैं। तो ये जो है वो दूसरी कैटेगरी है। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी क्या है।
तीसरी कैटेगरी है मेटाबॉलिक और डीजनरेटिव कंडीशंस की। तीसरी कैटेगरी, इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। इसमें गाउट है, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ऑस्टियोपोरोसिस इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है एक रेयर डिजीज़ेज़ हैं उनको भी इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा वेस्कुलाइटिस है, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ये एंटी ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं और बेशुमार रेयर कंडीशंस हैं जो कि रूमेटोलॉजी के दायरा कार में आती हैं। उनमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम अगर कैटेगरीज़ में शामिल करें तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्पेशलिटी है कितनी वसी है और इसमें जो है वो इस स्पेशलिटी का इल्म जो है हर फिज़िशियन के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जो है बता कर नहीं आता कि मुझे जो है ये मैं वो अपना कोई लिख के नहीं आता कि मुझे ये रेयर कंडीशन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में रूमेटोलॉजी की सूरत हाल क्या है? ये एक तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान में रूमेटोलॉजिस्ट की तादाद इंतहाई कम है और जो भी है वो बहुत बड़े शहरों तक हैं और जो है पेशेंट का लोड और बर्डन इस कदर ज़्यादा है कि वो जो है वो महदूद लोग उसको कंप्लीटली डील नहीं कर पाते। इसका नतीजा ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट सादा-सा सालों तक जो है वो अनकंट्रोल्ड डिज़ीज़ का शिकार रहता है, जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो मरीज़ है वो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन को मैकेनिकल समझकर सालों तक पेन किलर खाता रहता है। जो लुपस की मरीज़ा होगी, ख़वातीन में लुपस ज़्यादा होती है, वो उसमें नेफ्राइटिस की टाइमली तशख़ीस नहीं हो पाती क्योंकि लुपस में नेफ्राइटिस साइलेंट होती है, किडनी फेल हो जाते हैं। इसी तरह वेस्कुलाइटिस का मरीज़, कल ही मेरे पास पेशेंट बचा है, वेस्कुलाइटिस का पेशेंट जो होता है वो स्पेशलिस्ट के दरवाज़े जो है वो पे पहुँचता रहता है लेकिन तशख़ीस नहीं हो पाती। तो असल तशख़ीस जो है करना ही बहुत बड़ा काम है। ये सब इसलिए नहीं है कि जो हमारे फिज़िशियंस हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो काबिल नहीं हैं, बल्कि ये इसलिए है कि जो रूमेटोलॉजी की फ़ॉर्मल ट्रेनिंग है वो हमारा जो मेडिकल करिकुलम है उसमें बहुत कम है और इसी गैप को फ़िल करने के लिए मैं रूमेटोलॉजी मास्टर क्लास का आगाज़ किया है। अब आते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है आज के लेक्चर का, तो हम उस हिस्से की तरफ आते हैं, यानी कि रेफरल क्राइटेरिया। अब आपने, मैं बहुत ही डिटेल से बात करूंगा और मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे जब आप ये सुनेंगे तो ये एंड पे आपको ये याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक फ़िज़िशियन के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कौन सा मरीज़ उसे खुद मैनेज करना चाहिए और कौन सा मरीज़ उसको रूमेटोलॉजिस्ट को रेफ़र करना चाहिए। इस बारे में हम जो है ब्रिटिश सोसाइटी फॉर रूमेटोलॉजी को देखेंगे, यूलार का क्राइटेरिया देखेंगे, उनकी गाइडेंस देखेंगे और इसी तरह है हम एसीआर की गाइडलाइंस को भी सामने रखेंगे और हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए इन गाइडलाइंस को मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपके सामने चीज़ें, क्योंकि आप जो हमारे फिजिशियंस हैं, हमारे जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो तीनों गाइडलाइंस के साथ जो है वो अटैच नहीं है, तो मैं तीनों में से जो ज़रूरी होगा आपके सामने रखूँगा। पहली बात सबसे अहम ये है कि जब भी कोई मरीज़ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के साइंस के साथ आए तो जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे रेफ़र कर दें। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो अर्ली रेफरल है वो इसलिए ज़रूरी है कि जो लार का जो गाइडलाइंस है 2022 की, उसके मुताबिक आरए में सिम्टम्स के जो शुरू होने से 3 महीने के अंदर अगर ट्रीटमेंट हो जाए, जिसे हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, तो उसमें जॉइंट डैमेज को रोकने के लिए ये क्रिटिकल टाइम होता है। और अगर इसी दौरान ट्रीटमेंट एग्रेसिव किस्म का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो जॉइंट डैमेज होने से बच सकते हैं और डीप रिमिशन अचीव की जा सकती है। और अगर ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आएगी। वो साइंस और सिम्पटम्स जो फौरी तौर पर रेफरल की ज़रूरत बताते हैं, उनमें सबसे पहला है 3 या इससे ज़्यादा स्वोलन जॉइंट्स का होना। रेस्ट हो सकती है, एमसीपी में कोई जॉइंट हो सकता है, कोई नी अफ्यूजन हो सकती है। 3 हो या 3 से ज़्यादा जॉइंट स्वोलन है रेफरल का क्राइटेरिया का पहला रेफरल क्राइटेरिया। दूसरा ये है कि एमसीपी या एमटीपी जो जॉइंट्स हैं उनका स्कीज़ टेस्ट, वो मैं आगे बताऊंगा, उसका पॉजिटिव होना। यानी जब आप मरीज़ के हाथों के उंगलियों के जो वो रूट्स हैं या पाँव की उंगलियां हैं, उनकी जड़ें हैं, उनको दबाएं तो वो दर्द करती हैं, तो इसे स्कीज़ टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं। तो अगर ये है तो भी आपने रेफ़र करना है। तीसरी अहम अलामत है स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस। अगर जो है मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट से ज़्यादा है तो ये भी एक क्राइटेरिया और ये इन्फ्लेमेशन की अलामत है। चौथी अलामत है पॉजिटिव आरए फैक्टर या एंटी-सीसीपी जो एंटीबॉडीज़ हैं।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो भी आपने रेफरल करना है। पाँचवीं अहम इंडिकेशन है कि अगर किसी मरीज़ में जो है अनएक्सप्लेन्ड सिनोवाइटिस है, जो ना तो एनएसएड से ठीक हो रही हो, ना ही जो है वो एंटीबायोटिक्स इस तरह की ट्रीटमेंट से आपसे ठीक नहीं हो रही, तो आपको रेफ़र करना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफ़िक कंडीशंस हैं जिनमें फ़ौरी रेफ़रल लाज़मी है। फ़र्ज़ करें जी, अगर किसी मरीज़ में सस्पेक्टेड लुपस हो, यानी यंग वुमन है, उसमें मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो और पॉजिटिव एएनए आ रहा हो, लेकिन टाइटर जो है वो कंसिडरेबल हो, 160 अबव हो और फोटो सेंसिटिविटी हो या अनएक्सप्लेन्ड साइटोपिनियाज हों, तो फौरी तौर पर आप उसको रेफ़र कर दें। अब उस पे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रियोमेटोलॉजिस्ट के पास भेजें। दूसरा जो है बहुत ही अहम, अगर सस्पेक्टेड वेस्कुलाइटिस हो, वेस्कुलाइटिस यानी मरीज़ों में पर्पल रैश आ रहा हो, अनएक्सप्लेन्ड रीनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या जो है साइनोसाइटिस हो सकता है, उसके साथ मोप्टोसिस हो सकती है, तो ये भी जो है इमरजेंसी रेफरल का एक क्राइटेरिया कंसीडर करें। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता मेरे जो पाँव है वो सुन्न हो रहा है, तो उसको मैंने जब उसको एग्जामिन किया तो मुझे लगा कि ये वेस्कुलाइटिस है। जब उसका हमने वर्कअप कराया तो उसकी रीनल इन्वॉल्वमेंट थी और वो कहता है मेरा तो पाँव सुन्न हो रहा था, मेरे गुर्दे कैसे ख़राब हो गए, तो वेस्कुलाइटिस था। अगर इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है जो रात को बढ़ जाए, सुबह अकड़ाव हो, एज 45 से कम हो और एक्सरसाइज करने से, वर्क करने से, चलने फिरने से बेहतर हो और जो है वो रेस्ट करने से वर्स हो, तो ये जो है इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है, इसमें भी रेफ़र करना चाहिए। अगर किसी मरीज़ में रेनाल्ड्स फिनोमेना हो और सिस्टेमिक जो है वो सिम्पटम्स हों, यानी कि स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, तो फिर भी आपको उसको रेफ़र करना चाहिए। अब एक अहम बात जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं करना चाहूँगा और ख़ास तौर पर ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि सिर्फ़ पॉजिटिव एएनए आने पर आपने घबरा के रेफ़र नहीं करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ज़िक्र किया, फिर अब मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ना ही आपने एचसीक्यू स्टार्ट कर देनी है, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन शुरू करवा देते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, इस पे अलग वीडियो भी मैं लगा चुका हूँ कि एएनए एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, लेकिन बहुत कम स्पेसिफिक टेस्ट है और ये जो हेल्दी पीपल होते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन है, उसमें भी पॉजिटिव आ सकता है। तो रेफ़र आपने उस वक़्त करना है जब क्लिनिकल फीचर्स भी साथ हों। सिर्फ़ लैब का रिज़ल्ट नहीं है आपने एएनए पॉजिटिव है, टाइटर कंसिडरेबल हो और जो है वो सिस्टेमिक फीचर साथ हों, तो फिर आपने रेफ़र करना है। ये इसके साथ-साथ समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिन्हें फ़िज़िशियन खुद जो है वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, तो उसमें आपने रेफ़र नहीं करना। उसमें क्या है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें बेसिक मैनेजमेंट है, आप खुद कर सकते हैं। एक्यूट गाउट अटैक है, उसका ट्रीटमेंट भी जो है आप खुद कर सकते हैं। फाइब्रोमियल्जिया का जो इनिशियल मैनेजमेंट है, वो भी आप खुद जो है मैनेज कर सकते हैं, इसमें रेफ़र करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर चीज़ को आप रेफ़र करेंगे तो पेशेंट का बर्डन जो है रुमेटोलॉजिस्ट के पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ आपको शक हो कि ये कोई मामला रुमेटोलॉजिकल कंडीशंस का हो सकता है, तो उसमें डिले करना जो है वो मरीज़ की डिसेबिलिटी की तरफ जो है एक कदम बढ़ाने वाली बात है। आखिर में एक अहम पॉइंट ये है कि जो रुमेटोलॉजी है सिर्फ़ एक स्पेशलिटी नहीं, बल्कि सोचने का अंदाज़ है। जब आपका कोई मरीज़ ऐसा हो जिसकी तकलीफ़, जिसकी जो है वो सिम्पटम्स आपको समझ ना आ रही हों, जो मल्टीपल सिस्टम्स को अफ़ेक्ट कर रही हों, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रही हों, तो ज़हन में आपके ये सवाल हर हाल में आना चाहिए कि क्या ये कोई रियूमेटोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है? यही एक सवाल जो है वो आपकी मरीज़ की ज़िंदगी बदल सकता है। अगले लेक्चर में हमने क्योंकि ये आज फर्स्ट लेक्चर था, मैं शॉर्ट किया है। अगला जो आने वाले लेक्चर्स हैं बहुत डिटेल्ड होंगे। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक मुकम्मल रूमेटोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे ली जाती है और वो कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो एक रूमेटोलॉजिस्ट करता है और वो सिर्फ हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बुनियाद पर 95% राइट डायग्नोसिस बना रहा होता है और ओनली 5% नीड होती है लैब्स की, वो भी इसलिए टू पुट अ स्टैम्प ऑन योर डायग्नोसिस। जो लैब्स है उसने आपको डायग्नोसिस नहीं बना के देना, उसने सिर्फ आपके डायग्नोसिस की तस्दीक करनी है। तो अगर नेक्स्ट जो हमने लेक्चर देना है उसमें हिस्ट्री और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपको सिखा देंगे और आपको बता देंगे कि आपका जो पेशेंट है वो किस बीमारी की तरफ जा रहा है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पहला लेक्चर है इसमें आपको रेफरल क्राइटेरिया के हवाले से बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा, और इस जो है रिमोटोलॉजी मास्टर क्लास के ज़रिए इंशाल्लाह मैं जो हमारे फिजिशियंस हैं, हमारे जो जो इंटरनल मेडिसिन के ट्रेनी हैं, जो रिमोटोलॉजी के जो ट्रेनी हैं, हमारे जितनी भी मेडिकल कम्युनिटी है, वो जो रिमोटोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ट्रेंड होंगे। और एक और चीज़, ये मेरी वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये प्योरली मेडिकल कम्युनिटी के लिए हैं, ये किसी को भी ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट करने के लिए हरगिज़ नहीं है, और इनकी बुनियाद पे किसी भी पेशेंट अगर ये वीडियोस देखता है तो उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, ये डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए है। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है रिमोटोलॉजिकल हिस्ट्री और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।